सबका स्वागत है। कथा कहानी में आज प्रस्तुत है कृष्णकली उपन्यास का 15वां अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। दिन भर की भागदौड़ और आकस्मिक उत्तेजना ने अम्मा को हंफा दिया था। उस पर माया चुपचाप आकर बड़े भाई की अनोखी शर्त के विषय में भी बता गई थी। तब से बेचारी मन ही मन घुली जा रही थी। पता नहीं कौन सी अलबेली शर्त खड़ी करके रख दे लड़का। कहीं अब ये न कह दे कि शादी 2 साल बाद करेगा। इसी फागुन में कर लेता तो शायद पांडे जी दामोदर का भी ठीक ठिकाना लगा देते। अब तुम कुछ मत पूछना अम्मा, चतुर माया उसे बार बार समझा गई थी। कुन्नी को 1-2 बार देख लेंगे तो सब शर्तें भूल जाएंगे। बड़ी बड़ी आंखों वाली बंग कन्या सी सलोनी कुन्नी को वह फिर बड़े लुभावने अधिकार से इसी रविवार को देख सकेगा। यह कल्पना प्रवीर को सचमुच ही ऐसे गुदगुदा रही थी कि उसे कभी कभी स्वयं ही खींच उठने लगी थी। वह उस सुंदरी आकर्षक लड़की को और भी निकट से एकांत में देखना चाहता था। कहीं ऐसा न हो कि उस आकर्षण में प्रकृति का हाथ कम हो, स्वयं स्वामिनी का ही अधिक। क्या आकर्षक कद की ऊंचाई के ही अनुपात में उसके दिमाग में भी वैसी ही ऊंचाई पाई होगी, या ऊंची दुकान का वह फीका पकवान बिना सोचे समझे परखे बूझे जल्दीबाजी में खरीद कर गप से मुख में धर लेने पर उसे जीवन भर पछताना पड़ेगा। वह अपनी परिमार्जित रुचि के सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता था, और कहीं गेहूं बिनौले के भाव रटने वाली पत्नी उसके पल्ले पड़ गई तब। यह ठीक था कि लड़की के कंठ के माधुर्य को उसने निकट से ठोक बजाकर परख लिया था, पर दिमागी कोठा भी धंसा है या एकदम ही खोखला। दिन रात रवींद्र संगीत सुनकर ही तो वह ज्ञान पिपासु अपनी तृषा नहीं बुझा पाएगा, पर अब तो नाक में नकेल डालने के लिए छेद बन गए थे। वह आतुरता से रविवार की प्रतीक्षा करने लगा। महीना भर अपने शिव की बारात के गणों के साथ इधर उधर घूमने का प्रोग्राम कली को 15वें ही दिन स्थगित कर कलकत्ता लौटना पड़ा। पार्टी के सबसे छोटे सदस्य डिकी वेलहैम को वाराणसी के ढाबे में किए गए समय असमय के कुपाच्य भोजन के प्राणांतक खूनी पेचिश से रक्तहीन बना दिया था। कितनी ही बार कली ने अपने हठीले बिगड़े राजकुमारों को समझाने की व्यर्थ चेष्टा की थी। भारतीय खाना ही खाना है तो वह उन्हें किसी साफ सुथरे होटल में ले चलेगी, पर नहीं, उन्हें तो काशी की विचित्र वस्तुएं ही सम्मोहन के जाल में बांधे जा रही थीं। कंधे तक फैले पीले बालों की अयाल झटकाते उसके विदेशी अवधूत जिस चढ़ने पर अड़ियल टट्टू से दोनों पैर अड़ाकर खड़े हो जाते। बड़े बड़े एल्युमिनियम के पतीलों में घोटे जा रहे सुस्वादु भोजन की सुगंध की लपटों ने दिन भर इधर उधर भटके भूखे दल को रोक लिया। ओह डिलीशियस! दल की विदेशी छोकरी ने नटनी की सी फुर्ती से झुककर सुगंधित वाष्प से कंपित ढकने को सूंघकर ढाबे के स्वामी ठिगने सरदार को अपने एक ही नीले कटाक्ष से चित्त कर दिया। सब कुछ एकदम ताज़ा है मेम साहब। नान करी, तंदूरी मुर्ग। सरदार को शायद इसके पूर्व भी काशी में दिन रात आते रहते हिप्पियों की जजमानी निभाने का खासा अभ्यास था। टिपिकल इंडियन करी एंड टिपिकल इंडियन शेफ कहकर मुस्कुराती मंडली जम गई। कली कट कर रह गई थी। जैसा घिनौना बदबूदार सरदार था, वैसी ही रिकेटी हिलती टीन की कुर्सियां, गंदी मोटे गेंडे के खाल वाली क्रॉकरी और जांग खुजाते घिनौने अनहेल्दी सूरत के छोकरे नौकर। पर दल के नक्कार खाने में पिछले 15 दिनों से उसकी तूती का स्वर क्रमशः अस्पष्ट होता एकदम ही विलीन हो गया था। हार कर वह भी एक कोने की कुर्सी पर बैठ गई थी। सरदार के बार बार आग्रह करने पर भी वह एक प्याला चाय तक नहीं पी पाई थी। और छी छी, उसके साथ ये विदेशी एक से एक लक्षाधिपतियों के सभ्य पुत्र मानवीय सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर फिर किस वहशी सभ्यता के आदिम स्रोत को छूने स्वेच्छा से अनजान घाटियों की ओर लुढ़कते जा रहे थे। चाहने पर वे काशी के दामी ब्रोकेड लेकर अपनी श्वेत काया को सजा सकते थे। उनके बटुओं की गरिमा को कली बहुत निकट से देख चुकी थी, पर उनके सिर पर बंधा था 1.25 रुपये का बनारसी गमछा, धोती कुर्ता और गौर ललाट पर वैष्णवी त्रिपुंड। चाहने पर शैंपेन या वैट्स
69 की बोतलें सोडा वाटर की बोतलों की भांति ही वे सुगमता से जुटा सकते थे, पर घाट पर अवधूतों के अड्डे पर जमे गांजे चरस की दम खींचकर करेंगे त्रैलोक के दर्शन, और बेचारी कली रेत पर दूर खड़ी खड़ी घंटों तमाशा देखती रहेगी। होटल के एक ही कमरे में पांचों पांडव और उनकी द्रौपदी। पहले ही दिन कली को भी अपने कमरे में सुलाने का दुराग्रह हुआ था, पर डोंट बी चाइल्डिश कहने पर शायद कली के ताम्र तेज ने उन्हें सहमा दिया था। किंतु ढाबे में खाने के प्रस्ताव का अनुमोदन न करने पर भी कली उन्हें रोक नहीं सकी। उन्हें हाथ ही से चिचोड़ चिचोड़ कर मुर्ग खाते और नान के बड़े बड़े गस्से जंगली भिखारियों की भांति निगलते देखकर कली दंग रह गई थी। फिर वह क्या एक ही दिन की बात थी? धारीदार कच्छाधारी धुएं से पांडुजीर्ण बनियान और बिना साफे के कस कर बांधी गई सरदार जी की जटा पर ही कली के अतिथि दल की भागीरथी झरझरा कर निरंतर कई दिनों तक बरती रही थी। तंदूरी मुर्ग, नान और कश्मीरी मिर्च से संवरे लाल छोलों ने समय से कुछ पहले अपना प्रतिशोध ले लिया। काठमांडू का प्रोग्राम कैंसिल कर मृतप्राय वेलहेम को एक प्रकार से गोदी में उठाकर ही कली मिस्टर शेखरन को सौंप आई थी। ऐसे विचित्र दल का संचालन मुझसे नहीं होगा सर। अब दफ्तर के किसी पुरुष कर्मचारी को ही इनका आतिथ्य सौंप दें। पर वे छोकरे क्या उसे इतनी आसानी से छोड़ देते? अपने प्रॉमिस भूल गया क्या कली? दल के 6 फुटी पॉल ने उसकी सुघड़ कलाई थाम ली। कलकत्ता के शमशान हमें केली ही दिखाएगी, इसने प्रॉमिस किया था मिस्टर शेखरन। उसकी आकर्षक मुस्कान कली को किसका स्मरण दिलाती थी। अचानक कली के दोनों कान गर्म हो उठे। ठीक है मिस्टर शेखरन, वेलहेम के ठीक होने पर मैं इन्हें वहां पहुंचा दूंगी। फिर अपनी बड़ी ही नटखट हंसी से वह शेखरन को और देखकर चली गई। 15 दिनों के बीच जिस घर को एक अटपटी उदासी में उलझा वह छोड़ गई थी, उसका नक्शा ही बदल गया है। ये वह गृह प्रवेश के साथ ही समझ गई। उसे देखते ही माया मुस्कुराती उसके कमरे में चली आई। अरे वाह, आपने तो पूरे कमरे की मनहूसियत ही दूर कर दी। हम लोगों ने तो इस कमरे में आना ही छोड़ दिया था। बहुत दिनों से सफाईहीन कमरा भी स्वच्छ सुघड़ लग रहा था। लगता है बहुत थक गई हैं आप। बहुत लंबा दौरा था क्या? कली ने पहली बार माया का आकर्षक चेहरा निकट से देखा। लड़की अपने भाई का ही छोटा संस्मरण थी एकदम। वही नाक, रसीली आंखें और चमकीले दांत। गलग्रह से विकृत बन गई अपनी बड़ी बहन से स्वभाव और रूप दोनों में माया निश्चय ही भिन्न थी। दिन भर गुमसुम रहने वाली जया रात को प्रगल्भा बनी सुदर्शन पति के मधुर प्रस्ताव पर कैसी ठंडी छुरी फेरती थी, वह सब बिस्तर पर पड़े पड़े कली सुनती रहती थी। बेचारा दामोदर, पत्नी के उस हिम शीतल व्यवहार के कारण ही क्या वह क्षुधातुर व्यक्ति कंगले भिखारी की भांति सुस्वादु व्यंजनों की सुगंध पाते ही लार टपकाने लगता था। किसी भी पुरुष की उपस्थिति कली को कभी भयावह नहीं लगी, किंतु गृह के उस व्यक्ति के सम्मुख एकांत में उसका दुस्साहसी कलेजा भी थरथरा उठता था। दौरे तो और भी लंबे थे, पर लौटना पड़ा। जिन्हें साथ लेकर गई थी उनमें से एक की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। अम्मा ठीक है ना? नहा धोकर तब उनसे मिलने जाऊंगी। कली हंसकर माया के पास ही कुर्सी खींचकर बैठ गई। वो जैसे जानबूझकर क्षण भर की उस अतिथि की को देर तक बैठाना चाह रही थी। सचमुच ही दोनों भाई बहनों की सूरत में अद्भुत साम्य था। आपको देखकर तो हमेशा यही लगता है कि नहा धोकर चली आ रही हैं। माया ने प्रशंसापूर्ण दृष्टि से उसे गौर से सिर से पैर तक देखकर कहा। ओह धन्यवाद, पर देखिए। उसने घने केश गुच्छ के एक कुंडल को उठाकर अपना हीरे के कर्णफूल सा जगमगाता छोटा सा कान दिखा दिया। देख रही है ना? लगता है इंजन ने अपने सारे कोयले के धुएं का टारगेट मेरे कान के हुई बना दिया है। आप नहा धोकर जल्दी आइएगा। अच्छा, एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ है आपके लिए। एकदम बच्ची की सी दूधिया हंसी से कली को सरोबार करती वह चली गई। क्या सरप्राइज़ हो सकता था भला? क्या पता कुछ अनहोनी घटना ही इस बीच घट गई हो। अपने रहस्यमय बचपन के अंधकार पूर्ण कक्ष में अंधी बनी वह घंटों तक अपने स्नेहालु अदर्शी अनजान पिता की ममतामयी आकृति को टटोलती रहती थी। सुदर्शन पिता जो स्कूल की नीरस स्टडी में डेस्क पर झुकी दिवा स्वप्नों में डूबी
विद्रोहिणी नन्ही पुत्री को अचानक आकर उसके कल्पना लोक में छाती से लगा लेते थे। अब कहीं खो गए थे। आज उसी कल्पना लोक का वर्षों से बंद जंग लगा ताला जैसे स्वयं ही खटाक से खुल गया था। अस्पष्ट अंधकार में भटकती वह शून्य में बाहें फैलाती फिर किसे खोजने लगी थी। क्या पता उसकी अनुपस्थिति में उस दंभी व्यक्ति ने उसके सौंदर्य का लोहा मान लिया हो, उसे पाने के लिए शायद वैसे ही व्याकुल हो उठा हो जैसे आज तक असंख्य पुरुष नतजान होकर उसके सम्मुख व्याकुल हो लड़खड़ा कर बैठ गए थे। क्या पता चुलबुली माया उसे यही सरप्राइज देने बुला गई हो। दूसरे ही क्षण उसके पैरों के तले से ठोस धरातल को उसकी कुशाग्र विवेक चेतना ने स्वयं ही खींच लिया। कैसा बचपना था उसका। जिस माया से वह पहली बार ऐसी घनिष्ठता से बोल पाई थी, वह क्या उसे ऐसा सरप्राइज देने बुला सकती थी। और फिर जिस व्यक्ति को लेकर वह निरर्थक रसीला ताना बाना बुन रही थी, वह उसकी जीवन पुस्तिका का एक एक वर्जित परिच्छेद पढ़ उसे दूर नहीं पटक चुका है। कमरा खुला छोड़कर वह अम्मा से मिलने चली गई। भारी पर्दे के व्यवधान से तीर की गति से आ रहे जिस व्यक्ति से वह पूरे बेग से टकराई, उसने अरे अरे जरा संभल के कह उसने बड़े यत्न से बाहों में ऐसे भर लिया जैसे मसल कर कीमा बना देगा। तीव्र टक्कर से मेज पर धरा एक फूलदान झंझनाता दूर तक लुढ़कता चला गया और शायद उसी आकस्मिक दुर्घटना का सशब्द आह्वान जया को वहां खींच लाया। सुंदरी कली का सद्य स्नाता सौंदर्य पति के बाहुपाश में बंदी देख वह उल्टे पैरों लौट गई। कली ने एक झटके से दामोदर के बाहुपाश से अपने को छुड़ा लिया तो वह बेहया बड़ी निर्लज्जता से मुस्कुराने लगा। वाह वाह, क्या सुगंध लगाती हैं आप। पल भर को ऐसे लगा जैसे कोई इम्पोर्टेड सेंट की शीशी ही साली हाथ में फूट गई हो। फिर वह दोनों रिक्त हथेलियों की मुट्ठी बांध कर सूखने लगा। तड़प कर कली भीतर चली गई। क्या सोचती होगी जया। कोई अनदेखी टक्कर उसे किसी की बाहों में डाल दे तो उसका क्या दोष था, पर इस दामोदर के बच्चे को कड़ा सबक सिखाना ही होगा। माया के कमरे में ही चटाई डाले अम्मा उससे कोई पोस्टकार्ड लिखवा रही थी। उसे देखते ही अम्मा ने बार बार नाक पर फिसलता चश्मा उतार कर धर दिया। लातोरी माया, पहले इसका मुंह मीठा करा। उन्होंने हंसकर उसे हाथ से खींचकर अपने पास बिठा लिया। क्या बात है अम्मा, कैसा मुंह मीठा करवा रही हो। कली अभी भी जंगली दामोदर के कांटे चुभोते स्पर्श से सिहरी जा रही थी। ले पहले पेड़ा खा। अम्मा ने अपने हाथों से पेड़े का आधा टुकड़ा कली के मुंह में ठूंस दिया। अब सुन, हमारे लल्ला ने शादी के लिए हाँ कर दी है। कंठ का पेड़ा कंठ में ही अटक गया। नादान शून्य में फैली बाहें एक बार फिर किसी अनाड़ी तैराक की भांति अगम जलराशि में किसी तिनके का अदृश्य सहारा टटोलने लगी। अब पूछ, लड़की कौन है। एक डुबकी के साथ ही जैसे बहुत सा पानी अनाड़ी तैराक की आंख नाक कान में घुसकर उसे मृत प्राय बना गया। कली को लगा वह गिर पड़ेगी। ऐसी पहेली क्या अम्मा कभी बुझाती थी। अरे बावली, अभी भी ना समझी। अपने पांडे जी की कुन्नी जबरदस्ती ले गए थे ना उस दिन। फिर ऐसी सुहिनी सूरत, भला उसे पसंद कैसे नहीं आती। अरे छोटी सी थी कुन्नी तो एकदम मरियल लीवर का इलाज कराने पांडे जी मद्रास ले गए थे। अब तो उसका नक्शा ही बदल गया है। क्यों है नारी माया। समग्र ब्रह्मांड कली को लिए गोल गोल घूम रहा था। इसी इतवार को हमें समधियाने की दावत में जाना है। तू भी चलेगी बिट्टू। तू क्या मेरी जया माया से पराई है। और क्या, आपको तो चलना ही होगा। साथ ही एक काम भी आप ही को करना होगा। माया उसके कंधे पर झुकाई। उसी दिन पांडे जी टीका भी चढ़ा रहे हैं। हमारी अम्मा को भी दोहराना होगा। पहाड़ का यही कायदा है। एक बढ़िया सी साड़ी आप ही को खरीद कर ला कर देनी होगी मुझे। कली के सूखे होठों से प्रश्न स्वयं ही फिसल गया। क्यों, दिन रात आप मॉडल बनी फिरती हैं। आपकी सी बढ़िया चॉइस भला और किसकी होगी। उस दिन कुन्नी भी शायद आपकी कोई फैशन परेड देख आई थी। कह रही थी तुम्हारी मिस मजूमदार तो डीसीएम की सस्ती छीट का थान भी कंधे पर डालकर निकल जाएं।
तो किम ख्वाब लगने लगता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि साड़ी का रंग नीला या काला न हो। क्यों, है ना अम्मा? अरे चटक लाल लइयो बस। बहू तो उजली चिट्टी आ रही है। अपनी गर्भोक्ति के मुंह से निकलते ही अम्मा खिसिया गईं। सांवली कली के सम्मुख बार बार गौर वर्ण भावी पुत्रवधू के उजले रंग का बखान ही शायद कली को अनमनी कर गया था। सरला अम्मा ने चट से उसे रूठी बच्ची की भांति फुसलाने के लिए पाद पलट दी। अरे अब गोरे रंग से थोड़े ही ना सब कुछ होता है। हमारी इस कली को ही देख लो, लाल नीला पीला जो पहन ले वही खिल उठता है। पर हमारे पहाड़ी ब्याह बारातों में राती पीली चुनरी ही चढ़ती है बेटी। ठीक है अम्मा, मैं लेती आऊँगी। कली उठ गई। अरे रुपए तो लेती जा। अम्मा ने पास ही धरा कलमदान खोलकर 100-100 के 4 नोट निकाल दिए। इतने सारे नोट लेकर क्या करूँगी अम्मा? कली साड़ी के मोल तोल के मूड में थी भी नहीं। अरे 100 में तो आजकल लट्ठे का एक थान भी नहीं आता। बढ़िया सिला देना बेटी, बड़े घर की लड़की आ रही है, हमेशा अच्छा खाया पहना अच्छा ओढ़ा होगा। चारों नोट हाथ में दबाए कली लौटी तो माया भी साथ साथ चलने लगी। खिड़की के पास ही सिर झुकाए खड़ी जया की लाल सूजी आंखों के दोनों ने एक साथ देखकर दृष्टि फेर ली। माया अपदस्थ सी हो गई। क्षण भर पूर्व का समग्र उल्लास न जाने कहाँ उड़ गया। धीमे स्वर में वो स्वयं ही कहने लगी, पता नहीं क्या हो गया है दीदी को। दिन रात खुद ही नहीं रोती, घर भर को रुलाती रहती हैं। इतनी मनहूसी के बाद ऐसा शुभ दिन आया और इनका मुंह लटका ही रहता है। बड़ी बहन के प्रति उसके आक्रोश को सुनते ही कली ने उसे अपने कमरे में खींच लिया। माया, तुमसे कुछ कहना है। और उसे अपने पलंग पर बिठाकर वह एक ही सांस में अपनी आकस्मिक मुठभेड़ का विवरण उगल गई। पता नहीं तुम्हारी दीदी क्या सोचती होंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हारे जीजा के बाहुबंधन से अपने को छुड़ाती, दीदी पलट कर चली गई। तुम उन्हें सब समझाकर अभी कह दो माया, प्लीज़। कली की बहुत बड़ी आंखों को गीली देखकर माया मुग्ध हो गई, ठीक जैसे किसी चलचित्र के चतुर कैमरामैन ने सुंदर नायिका की जल भीनी बड़ी आंखों पर फोकस का घेरा डाल उन्हें और भी सुंदर बना दिया था। तुम क्या सोचती हो, दीदी जीजा को नहीं जानती? एक लंबी सांस खींचकर माया पल भर को चुप हो गई। फिर उठकर उसने द्वार बंद कर दिया। क्या पता दीवार का कान बना कुटिल दामोदर यहीं कहीं छिपा दोनों की बातें सुन रहा हो। तुम तो पराई हो, मैं तो दीदी की सगी बहन हूँ। मुझे ही उसने एक दिन ऐसे जकड़ लिया, मैंने तो कसकर एक तमाचा भी धर दिया। अब तुम ही सोचो, क्या ऐसी बात मैं अम्मा, दीदी या अपने पति से कह सकती थी? मैं तो स्वयं ही सोच रही थी कली कि तुम्हें आगाह कर दूं। शायद इसी आशंका से बड़े दाभी विचलित हो गए थे, तुम्हें हटाने के लिए अम्मा से 2-3 बार कह चुके हैं। अच्छा, कली का कलेजा डूब गया। तो वह उसे यहाँ से खदेड़ना चाहता है, किंतु चित्त का क्षोभ उसने चेहरे पर नहीं उभरने दिया। तुम्हारे बड़े दा को मेरी चिंता नहीं करनी होगी माया, वह हंसकर कहने लगी। मैं खुद ही कलकत्ता से बाहर जा रही हूँ। वाह, ये कैसे हो सकता है? बड़े दा की शादी के पहले आपको जाने ही कौन देगा? कुछ ही घंटों की परिचिता माया उससे किसी वर्षों की पूर्व परिचिता सखी की अंतरंगता से लिपट गई। कहाँ जा रही हैं? आखिर सुनो भी। पिछले महीने ऐसे ही खेल खेल में एक बड़ी अच्छी नौकरी की अर्जी डाल दी थी। उसमें सुना बड़ी सिफारिश चलती है। सिलोन टी बोर्ड के सेक्रेटरी का पद केवल योग्यता की ही कैफियत नहीं मांगता। यू मस्ट हैव लुक्स, बर्थ एंड ब्रेन। फिर इंटरव्यू देकर लौटी तो आशा छोड़ दी थी। क्यों? एक से एक सुंदरी अप्सराओं का मेला जुटा था। तुमसे भी सुंदर? माया के विस्फारित दृष्टि में मिथ्या चाटुकारी का लवलेश नहीं था। और क्या, देखती तो बस देखती ही रह जाती। मिनी साड़ी, मिनी स्कर्ट, फॉल्स आईलैशेस, फॉल्स ब्रेस्ट पैड्स, और यहाँ अपना कुछ भी फॉल्स नहीं था। जो था सब एकदम विधाता का दिया रॉ मटेरियल। कली हंसने लगी, पर फिर भी बलिहारी उनकी रुचि को पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे ही छांट लिया। देखो ना। बटुए से अपना अपॉइंटमेंट लेटर निकालकर उसने माया को थमा दिया। हाय राम, मैं मर गई। इतनी दूर जा रही हो? एकदम रावण के देश में। देख लेना, दूसरे ही दिन भागकर चली आओगी।
कलकत्ता की माया क्या सहज में छूटती है? शायद। दार्शनिक की मुद्रा में कलिक ने मुस्कुराकर पत्र को बड़े यत्न से मोड़कर बटुए में धर लिया और कोहनियों को तकिए की टेक लगाकर पलंग पर ही औंधी हो गई। एक तो इस नौकरी में बाहर जाने का सुअवसर मिलता रहेगा, फिर सच पूछो तो मैं स्वदेश से कहीं दूर जाना भी चाहती थी माया। अब ये तो बताओ कि शादी है कब? यही तो चिंता का घुन अम्मा को परसों से चाटे जा रहा है। माया कली के खुल गए घड़ी के फीतों को बांधती कहने लगी। बड़े दाने एक शर्त भी तो लगाई है। अब पता नहीं कौन सी अनोखी शर्त है। कहीं अब ये अड़ंगा न लगा दें कि 1-2 साल तक शादी ही नहीं करेंगे। पर कुन्नी को ठीक से देख लेने पर फिर शर्त वर्त सब भूल जाएंगे। अच्छा, इतनी सुंदर है क्या? कली ने पूछा और फिर स्वयं ही खिसिया गई। अम्मा की बात अलग थी, उनसे तो वह कुछ भी उल्टी सीधी बातें पूछ सकती थी, पर माया कहीं कुछ और सोच न बैठे। उसे भले क्या पड़ी है, हुआ करे सुंदर। अब कैसे बताऊं तुम्हें, माया बोली, शायद तुम्हें पसंद ना आए। यू नो दैट समथिंग समथिंग। दोनों हथेलियों की तालियां सी बजाती वह अपनी उलझन में कुछ क्षणों तक उलझ गई। शरीर थोड़ा भारी है, बल्कि ये तो कहने लगे, आहा, साउथ इंडियन एक्ट्रेस सी लगती है एकदम। मैंने डांटा भी, कहीं बड़े दा के सामने ये मत कह देना, पर हमारे समाज में अभी अच्छी लड़कियों का स्लम्प है, और फिर बड़े दा हमारे हाई ब्रॉड हैं। थैंक गॉड, ये पसंद तो आई, अभी भी विश्वास नहीं होता। अचानक कार का शब्द सुनकर वह अचकचा कर खड़ी हो गई। लगता है ये आ गए। आज इन्हें लेकर बड़े दा बिना नाश्ता किए ही रामनवमी झलाने निकल गए थे। रामनवमी? वो तो कोई व्रत होता है ना? कली भी उठकर बैठ गई। हाय राम, मैं कहाँ जाऊँ? माया फिक्स से हंस पड़ी। इतना भी नहीं जानती? 3 लड़ों की अम्मा की रामनवमी झलाने ले गए थे सोने का हार। उस 29 तोले की रामनवमी के लिए मैं और दीदी झींकती रही, पर हमें नहीं मिली। मिल रही है कुन्नी को। लकी बग, इट इज़ टेरिफिक। ये बड़े बड़े दाने, ओकेजनल बियर के लिए जस्ट द थिंग। तुमसे इसी से तो जरीदार साड़ी लाने को कहा है। टीके में यही 2 चीज़ें चढ़ेंगी। झला कर ले आए होंगे तो अभी तुम्हें दिखला आऊँगी। पर माया के जाते ही कली छलांग लगाकर बाहर निकल गई। न उसने रूखे उलझे बालों पर कंघी फेरी, न दर्पण की ओर ही देखा। सुबह की भूखी थी, प्यास से गला सूखा जा रहा था। कहीं एक प्याला चाय का भी जुट जाता तो शायद कनपट्टी पर चल रहे हथौड़े बंद हो जाते। पर द्वार पर ताला मारकर वह निरुद्देश्य भटकने चल पड़ी। आज उसका हाफ डे था, पर दिन रात धमा चौकड़ी मचा त्रैलोक के दर्शन की एक एक गोली मुख में धर अल्पकालीन मृत्यु की निश्चित करवट में सो जाने वाले अपने भूत पिशाचों के दल में स्वयं डाकनी बन सम्मिलित होने वह अचानक असमय उनके होटल में पहुंच गई। पॉल ने एक चीख मारकर उसे बाहों में उठा लिया। हे केली, तुमने अपना पता दिया होता तो हम तुम्हें कब का किडनैप कर लिए आए होते। वेलहेम आज एकदम ठीक है, कल डिस्चार्ज हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही शमशान दर्शन का आदेश गुरुजी ने दिया था। बस रविवार को शमशान में दिन भर पिकनिक और रात को साधना। प्यूनी प्यूनी माय लव। वह बेतरतीब से फैले 2-3 शेपलेस चोगों के ऊपर औंधी होकर मुर्दे सी पड़ी थी। कली को यह विदेशी लड़की बहुत पहले मुक्तेश्वर लैब में देखी क्षय रोग के कीटाणुओं द्वारा जबरन रोगड़ी बनाई गई सफ़ेद चूहिया सी लगती थी। दिन भर वह मुरझाई खोई रहती, पर संध्या की आगमनी के साथ साथ अपनी गोली मुख में रखते ही वह बुलबुल सी चहकने लगती। 14 वर्ष की थी तब से ही एडिक्ट है ये, वेलहेम ने कली को बताया था। करोड़पति पिता की इकलौती पुत्री प्यूनी के नेतृत्व में यह दल भारत आया था। जिन प्रवासी योगीराज ने उसे शिक्षा दी थी, उन्हीं के प्रभावशाली सिफारिशी पत्रों का पुलिंदा उसे बार बार कस्टम के दुरूह चक्रव्यूह से बचाकर सकुशल बाहर निकाल लाता। दल के 5 पांडव उसकी मुट्ठी में बंद थे, जिन्हें समय समय पर वह ढील देकर इधर उधर घूमने छोड़ देती। पर अपोलो सा सुंदर नीली आंखों वाला पॉल सदा उसकी मुट्ठी में बंद रहता। कली के प्रति अपने उस सर्वाधिकार सुरक्षित प्रेमी का
आकस्मिक रुझान शायद इधर उसने देख लिया था। शमशान यात्रा के प्रस्ताव को उसने जानबूझकर ठुकरा दिया। तुम लग जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वह पीठ पर लेटी ही रही। फिर भी पॉल बड़े दुस्साहस से कली के कान के पास झुक गया और फुसफुसा कर कहने लगा, तुम शनिवार को ही यहाँ आ जाना, फिर तड़के ही उठकर चल देंगे। फुसफुसाहट के साथ ही क्षुधातुर अथरों के स्पर्श से कली का कान सिहर उठा। वह झपक से उठ गई। नहीं, मैं इतवार को ही आकर तुम्हें वहाँ ले चलूँगी, सिंस इट वॉज अ प्रॉमिस। नहीं तो हमारे यहाँ स्त्रियाँ शमशान नहीं जाती। ओ माय स्वीट, पॉल ने सूली पर टंगे यीशु की सी ही निर्दोष मुद्रा से रूठी कली को मनाने की चेष्टा की। थोड़ा बैठो ना। नहीं पॉल, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। होटल से निकलकर उसने महातृप्ति की सांस लेकर ललाट का पसीना पोंछा। इसके साथ ही कृष्ण कली का अध्याय 15 यहाँ पर समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।